Hello, Assalamu alaikum. Good afternoon to all. How are you? I hope you all are good. Uh, Walaikum Assalam, sir. we we will start and proceed our session within 5 to 6, 7 minutes, as some couple of guys are in a waiting list and they are joining our session. So please hope for the patience and wait a while. We will start within 5 to 6 minutes. Thank you.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम फ़हाद अहमद ख़ान है और मैं थैंक यू करता हूँ कायदे अवाम यूनिवर्सिटी में जो पूरी टीम मेंबर है, जिसमें दानिश हैं और दूसरे जो टीम मेंबर हैं जिन्होंने प्रोग्राम और सीरीज़ ऑफ साइबर सिक्योरिटी सेशन का जो इन्होंने सेशन स्टार्ट किया है, उसका मैं थैंक यू सो मच करूँगा इनका। और जिस तरह से इन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, उसकी तो डेफ़िनेटली नो डाउट अबाउट इट कि इन्होंने बहुत एफ़र्ट किया है इस पूरे प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए और डिज़ाइन करने के लिए। तो मैं कांग्रेचुलेट करूँगा पूरी टीम को और इस पूरे फोरम को, जिन लोगों ने उसको जॉइन किया और इन तमाम सेशन से फ़ायदा लिया। मेरा नाम फ़हाद अहमद ख़ान है and I am a senior cybersecurity consultant, one of the leading organization in the globe. And I am as a part of play over there as a senior cybersecurity consultant to design and develop and integrate and migrating a different cybersecurity solution to the traditional network. मुझे दानिया दानिश ने कांटेक्ट किया था, इनकी टीम ने मुझे कांटेक्ट किया इन सेशंस के लिए कि हमें इस तरह की चीज़ें डेवलप करनी है, बनानी है, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उसको इमीडिएट बेसिस के ऊपर एग्री किया। हालाँकि मेरा टाइम शेड्यूल ऑलरेडी इतना पैक टू पैक होता है, बट फिर भी मैंने टाइम इन लोगों के लिए दिया। मैंने कहा एज़ अ कम्युनिटी इट्स टाइम टू पे बैक टू आवर यंग जनरेशन एंड आवर यंग यूथ। तो आज जो मेरा टॉपिक है बेसिकली प्योर वो साइबर सिक्योरिटी में जो एक पूरा डोमेन है और जो मेन पे एक मेन रूट कह लें जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और वो रूट है डिजिटल फॉरेंसिक्स की। डिजिटल फॉरेंसिक्स एक वन ऑफ द लीडिंग डोमेन इन साइबर सिक्योरिटी एंड इट्स वन ऑफ द लीडिंग डिमांडिंग इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट all over the globe and everyone knows how cyber crimes are evolving on daily basis. तो जिस तरह क्राइम का लेवल आपका बढ़ रहा है, उसी तरह आपका फॉरेंसिक्स का पार्ट भी मैच्योर हो रहा है। तो इसमें जब आप देखते हैं फॉरेंसिक के अंदर आपके पास मल्टी रिक्वायरमेंट आ रही होती हैं, चीज़ें आ रही होती हैं, तो आप उसको उसी तरह से ही लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं और उन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में जो डिजिटल फॉरेंसिक्स का जो एक मेन रोल है, मेन एक की पार्ट है, उसका आपको आइडिया होगा कि उसकी रिक्वायरमेंट किस तरह से है, वो चलती किस तरह से है, वो डेवलप किस तरह होती है और फॉरेंसिक्स का की रोल क्या है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ एक इसकी बेसिक एग्जांपल कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो आपका जो डिजिटल फॉरेंसिक्स का जो मेन पार्ट है, ये एक पूरे पुलिस स्टेशन की तरह डेवलप होके रन होता है। जिस तरह आपका एक किसी भी कंट्री का पुलिस स्टेशन रन होता है, जिस तरह आपके पास क्राइम्स होते हैं, उन क्राइम्स की आप रिपोर्टिंग कर दें, रिपोर्टिंग के बाद उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और देन फिर वो इंसिडेंट या वो कोई भी क्राइम डिक्लेयर होके वो फिर कोर्ट तक जाता है। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स भी आपका एक बिल्कुल पुलिस स्टेशन की तरह वर्कआउट करता है पूरा डोमेन, क्योंकि इसमें आपको पता है कि ए टू ज़ी या 1 टू 10 तक हमारे पास तमाम एविडेंस की कलेक्शन होती है, उनके ऊपर वर्किंग होती है, देन उसके बाद हम सारी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो यहाँ एक बड़ा बज़ वर्ड है हमारे पास डिजिटल फॉरेंसिक्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स। तो भाई डिजिटल फॉरेंसिक्स है क्या? तो डिजिटल फॉरेंसिक्स एक बेसिक साइंस है किसकी? साइबर सिक्योरिटी की, जिसके अंदर आप डेटा को रिकवर करते हैं, उसमें से उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जो डिजिटल एविडेंस आपको आपके डिजिटल डिवाइसेस से मिलते हैं, उसको आप रिलेट करते हैं साइबर क्राइम से, ठीक है? तो जो आपकी डिजिटल फॉरेंसिक्स टर्म है आपकी, वो टर्म आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस से ही निकला है, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स से निकला है और अगर हम इसकी स्टार्ट अगर बात करेंगे, तो सबसे पहला दुनिया का जो पहला कंप्यूटर क्राइम हुआ था, वो जो रिपोर्ट हुआ था, वो 1978 के अंदर हुआ था फ्लोरिडा के कंप्यूटर एक्ट के लॉ के बिहाफ पर, ठीक है? अच्छा, उस वक़्त तक कोई इस तरह का सेटअप बना हुआ नहीं था, तो लोगों को इतना मालूम नहीं था कि क्या है, क्या नहीं है। बट डेफ़िनेटली जिस तरह हम लोग 20 सेंचुरी में 21 सेंचुरी के अंदर जिस तरह हम लोग डिजिटलाइज़ वर्ल्ड के अंदर एंटर हुए हैं, तो उसी तरह हमारी नेशनल पॉलिसीज़, प्रोसीजर और डिजिटल फॉरेंसिक्स की इमर्ज इन्फॉर्मेशन भी उसी तरह डेवलप हो रही है। ठीक है? तो डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर आपके पास ये कंटिन्यू प्रोसेस का नाम है जिसमें डेफिनिटली आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है आइडेंटिफिकेशन की होती है, अपना प्रिजर्वेशंस की होती है, एनालिसिस होते हैं, इसमें बड़ा डीप डाइव एनालिसिस रिक्वायरमेंट आपके पास होता है, फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर होती है और फाइनल जब आप उसको प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। तो ये इसकी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो बेसिक मैंने आपको शेयर की है। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर मेरी स्क्रीन आपको नज़र आए तो काइंडली मुझे बिल्कुल बताइएगा और स्क्रीन के अंदर मैं आपको ये
प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। स्क्रीन नजर आए तो प्लीज मुझे बताइएगा। यस। थैंक यू, थैंक यू। तो जिस तरह आपने देखा कि ये मैंने आपको एक अपना छोटा सा ओवरव्यू दिया। अगर आप लोग लिंक्डइन पे मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल है फहद व्यू, आई भी चैट पे भी दे देता हूँ। मेरे साथ अगर आपने कनेक्ट होना है तो आप मेरे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं और आप मेरे साथ चिट चैट भी कर सकते हैं। चैट का ऑप्शन, चैट का फंक्शन ये रहा। मैं मैसेज कर रहा हूँ, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। मैं साथ साथ आपको चीजें भी देता रहूंगा, रेफरेंस गाइड भी देता रहूंगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता रहूंगा। तो यहाँ पर सबसे जो बेसिक पार्ट है, यहाँ मैंने इसको ईसी कॉन्सल के प्लेटफॉर्म से एक बेसिक पार्ट इसका लिया था जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया इसमें। और आप अगर देख रहे हो तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा, ये मैंने जो डिजिटल फॉरेंसिक्स का जो बेसिक पार्ट है जहां से इसकी मेन मैंडेटरी स्टार्ट होती है, वो लोग जिनको डिजिटल फॉरेंसिक्स का नहीं पता उसकी इंफॉर्मेशन वो यहाँ से ले सकते हैं। रेफरेंस लिंक्स, रेफरेंस गाइड में आपको साथ साथ शेयर करता रहूंगा। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या है? डिजिटल फॉरेंसिक्स साइंटिफिक कलेक्शन ऑफ प्रिजर्वेशन है, एनालिसिस है, प्रेजेंटेशन है और डिजिटल एविडेंस है। किसके लिए? लीगल प्रोसीडिंग के लिए। किसके लिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए। जो आपके साथ क्राइम होते हैं या जो लोग आपके साथ क्राइम करते हैं या अदर टाइप ऑफ किसी भी तरह से आईटी रिलेटेड क्राइम होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें फंक्शन पार्ट आपको किस में मिलती हैं? डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर मिलती हैं। इस डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर आपके पास जो डिजिटल एविडेंस होता है वो किसी भी तरह का डेटा हो सकता है जिसको आप स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइस के अंदर। जब तक ये इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं होगी उस वक्त तक आपको पता नहीं होगा। याद रखिएगा कि वो डिवाइस जिसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो आपकी डिजिटल डिवाइस है, वो आपका डिजिटल डेटा है, वो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। उसके अंदर से आप उसके डेटा की इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। प्लीज म्यूट कीजिएगा माइक अपना। दानिश या दानियाल प्लीज इसको जरा टेक अप करें प्लीज। ये माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज। जी जी, मैं करता हूँ। अच्छा, डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर ही अब आपके साथ जो मैंने वर्ड यूज किया कि जो डिवाइसेस जिनके साथ इंटरनेट अवेलेबल है या जिनके साथ इंटरनेट चलता है उनके ऊपर ये सारी चीजें लागू होती हैं और उन्हीं के ऊपर ही चीजें चलती हैं। डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर जब भी आपका कोई भी क्राइम होता है तो उसकी प्रोसीडिंग के लिए जब आप साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसमें आपके पास डिजिटल फॉरेंसिक्स का डेटा होना चाहिए। अब आप वो कोई भी डेटा, चाहे वो चोरी की सूरत में है, क्रेडिट डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन की सूरत में है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सूरत में या होमिसाइड की सूरत में या कोई भी आपके साथ डिजिटल फ्रॉड की सूरत के अंदर है जिसकी बेस पे आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स का डिजिटल डेटा रिक्वायर्ड होता है। तो ये एक बेसिक सी चीज है जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉरेंसिक्स का वर्ड कहाँ से आया? फॉरेंसिक्स है क्या? तो फॉरेंसिक्स एक लैटिन वर्ड है जिसको लैटिन से लिया गया और ये बेसिकली भाई साइंटिफिक मेथड है, टेक्नोलॉजी टेक्निक का, किसका? इन्वेस्टिगेशन और सॉल्व द क्राइम का। अब डेफिनेटली ये चीज किसमें होगी भाई? कलेक्शन ऑफ एनालिसिस होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एविडेंस होगा और आपका एक लीगल प्रोसीडिंग का इंफॉर्मेशन पार्ट बनेगा। तो यहाँ पर आप अगर आप देख रहे हो तो इसके अंदर आप बेसिक बेसिक चीजों के ऊपर मैंने भी इस पे बात की। और डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इन्वेस्टिगेशन के लिए जो आपके पास रिक्वायरमेंट होती है। जब भी कोई आपका इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले आपके जहन में सवाल आते हैं, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किधर हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस तरह हुआ। तो ये वो आपके पास 5 Ws हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आपकी इन्वेस्टिगेशन इस्टेब्लिश होने में मदद देती है और इसकी वजह से आप अपनी फॉरेंसिक्स की जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसको आप कैरी ऑन करते हैं और उसी के ऊपर ही आप लेके चलते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर जो 5 की मेन पिलर्स आप जिनको कह लें कि जिनकी बेस पे फॉरेंसिक्स का प्रोसेस डेवलप होता है, स्टार्ट होता है और एस्टेब्लिश होता है। वो 5 प्रोसेस हैं। सबसे पहले आपकी क्राइम की आइडेंटिफिकेशन होगी आपकी, दूसरा आपके एविडेंस की कलेक्शन होगी, तीसरी आपकी प्रिजर्वेशन होगी जो भी आपका डिजिटल डेटा होगा, चौथा आपका उसका एनालाइज होगा पूरे आपके एविडेंस का और पांचवा उसको प्रेजेंट किया जाएगा प्रोसीडिंग के लिए किसी भी ज्यूरी के सामने।
तो डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर ये 5 की मेजर पिलर हैं जिनकी बेस पे डिजिटल फॉरेंसिक्स डेवलप होता है, डिजिटल फॉरेंसिक्स एस्टेब्लिश होता है और डिजिटल फॉरेंसिक्स को आगे प्रोसीड करने में मदद देता है। तो ये वो मेन पार्ट है जिसकी बेसिस के ऊपर आप डिजिटल फॉरेंसिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और आप इसको आगे दिखाते हैं। अब हमारे पास बहुत सारी बात होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, बहुत सारी डिबेट्स होती हैं कि हम डिजिटल फॉरेंसिक्स को किस तरह डेवलप करें, किस तरह स्टार्ट करें, किस तरह डिजाइन करें, किस तरह हम इसके ऊपर वर्कआउट करें। तो इसमें याद रखिएगा, जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह आपके पास एक पुलिस स्टेशन रन होता है किसी भी कंट्री या किसी भी सिटी के अंदर, इसी तरह डिजिटल फॉरेंसिक्स का पार्ट भी स्टार्ट होता है। देखें, जब भी कोई चोर या जब भी कोई जो क्राइम करने वाला बंदा होगा, वो आपको बता के नहीं आएगा कि वो आपके घर में मेन गेट से एंटर होगा या ऊपर रूफ टॉप से आएगा या पीछे बैकयार्ड से आएगा या किसी भी ओपन विंडो या ओपन गेट से वो आपके घर में आएगा। वो अटैक करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करेगा, डिफरेंट स्ट्रेटजीज को बनाएगा, डिफरेंट चीजों को देखते हुए वो आपके घर पे अटैक करेगा। यही घर हमारा, हम इसको आईटी की लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क कहते हैं हम इसे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क आपका किस तरह होना चाहिए? अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में आपके पास आपके राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, सर्वर्स, लोड बैलेंसर, एक्सेस पॉइंट हो गए, आपके वायरलेस कंट्रोलर हो गए, आपके पास वॉइस कंट्रोलर हो गए, आपके पास वॉइस आईपी फोन हो गए, आपके पास आईपी बेस आपके पास डिवाइसेस हो गई, मल्टीपल किस्म के सर्वर्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स के लैपटॉप्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स के एंड पॉइंट्स हो गए, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। अभी हमने हार्डवेयर साइड पे बात की, अब हम सॉफ्टवेयर साइड पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि डिफरेंट फैमिली से पर्टेन करते हैं, डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इन सारी चीजों की वीकनेस को देखते हुए, टेस्ट करते हुए वो लोग डिफरेंट अटैक्स जनरेट करते हैं और जहां उन्हें कोई लूप होल या एंट्री पॉइंट मिलता है तो वहां से वो आपके नेटवर्क में अंदर आके कोई ना कोई किसी चीज की एक्सप्लॉयटेशन अटेम्प्ट कर देते हैं। जब वो अटेम्प्ट हो जाता है तो आपको नहीं पता चलता कि अटैक हुआ कहाँ से था, आया कहाँ से था, डेवलप कहाँ से हुआ था, इनिशिएट कहाँ से हुआ था। जो स्टोरी बोर्डिंग है आपकी अटैकर की, वो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल पाती। तो उसके लिए आपके पास मल्टीपल टूल्स होते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं, मल्टीपल सिनेरियो होते हैं जिनकी बेस के ऊपर आप वो इंफॉर्मेशन बनाते हैं, लेते हैं, चलाते हैं और उसकी बेस के ऊपर आप अपना फॉरेंसिक्स का पार्ट इनिशिएट करते हैं। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो फॉरेंसिक्स के अंदर मल्टीपल चीजें होती हैं। हम अगर इमेजिंग टूल्स की बात करें, हम अगर फाइल कार्विंग टूल्स की बात करें, मेमोरी एनालिसिस की बात करें, नेटवर्क फॉरेंसिक्स की बात करें, डिस्क इमेजिंग की बात करें, रजिस्ट्री एनालिसिस की बात करें, मेमोरी एनालिसिस की बात करें, तो हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल सिनेरियोज हैं, मल्टीपल इंफॉर्मेशन है जिनकी बेसिस के ऊपर से हम डिटेल इन्वेस्टिगेट करके तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन डेवलप कर सकते हैं। अब इमेजिंग टूल की अगर हम बात करते हैं सिंपल, तो ये क्या है भाई? सिंपल यूज टू क्रिएट अ फॉरेंसिक कॉपी ऑफ अ डिजिटल डिवाइस। आपकी जो डिवाइस है उस डिवाइस का एक कॉपी, एक मास्टर और एक स्लेव आपका पार्ट बन जाएगा जिसको आप एक एविडेंस रिकॉर्ड के तौर के ऊपर रख सकते हैं। कैरविंग टूल क्या होता है? आपके पास जितनी भी डिलीटेड फाइल्स होती हैं उनको आप रिकवर कर सकते हैं इस कैरविंग टूल के जरिए और उसको आप एक एज अ डिजिटल एविडेंस के तौर पे अपनी जूरी के सामने शेयर कर सकते हैं। मेमोरी एनालिसिस क्या होती है? आपके पास डेफिनेटली जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसके अंदर जितना डेटा होता है आप उस मेमोरी को रिशेप करके दोबारा से रिसेव कर सकते हैं। नेटवर्क फॉरेंसिक एक बहुत बड़ा डोमेन है, एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक बहुत बड़ा सिनेरियो है जिसके ऊपर हम अगर हम रात तक भी बात करें तो कम नहीं होगा। नेटवर्क के अंदर आपके पास लैन आ जाता है, आपके पास वैन आ जाता है और आपके पास मैन आ जाता है जिसके अंदर पूरा कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर इस नेटवर्क की टोपोलॉजी में कन्वर्ट और सपोर्ट और अपडेट हो रहा होता है। मैं अगर इसको बाइफरकेट करूं नेटवर्क के पोर्शन को, तो नेटवर्क के पोर्शन में मल्टीपल डोमेन्स आपके ऐड होते हैं जिनको बेसिस की ऊपर आपका एक पूरा कंप्लीट नेटवर्क एस्टेब्लिश और डेवलप होता है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्रॉपर स्क्रीन नजर आ रही है? सेशन चल रहा है बिल्कुल? सर सही है सब कुछ। चले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यस सर, यस। नेटवर्क के अंदर आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क का पोर्शन होता है, आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क का पोर्शन होता है, इसमें आपके पास स्विचिंग वाला पार्ट होता है, इसमें आपके पास राउटर वाला पार्ट होता है,
आपके पास वॉइस वाला पार्ट भी होता है, जो कि सारी की सारी आपके नेटवर्क से रिलेटेड होके चीजें चल रही होती हैं। आजकल जो नया ट्रेंड है, जो नई चीज है, उसमें अगर आप देखें तो सीसीटीवी नेटवर्क का इन्वायरमेंट भी आपके नेटवर्क का पार्ट है, क्योंकि जितने भी नेटवर्क जो एनडीआर आप सॉरी जो आपके पास नेटवर्क डिवाइस कंट्रोलर होते हैं, वो सारे आईपी बेस हैं। तो जितने भी नेटवर्क कैमरे हैं वो सारे आईपी बेस हैं, उनके जरिए भी अटैकर उन अप्रोच तक जाके उन चीजों को किसी ना किसी तरह से कंप्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज हैं, मल्टीपल चीजें हैं जिसकी बेस के ऊपर आप चला रहे होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप देख रहे होते हैं। तो आपका ये बात करें तो डिस्क फॉरेंसिक्स के अंदर आप देखें तो डिस्क इमेजेस होते हैं, स्टोरेज होते हैं। प्लीज माइक म्यूट कर दीजिएगा। डिस्क इमेजिंग टूल है आपके पास, उन टूल्स के अंदर से आप उस डिस्क की इमेज को कॉपी कर सकते हैं एज अ फॉरेंसिक्स डिजिटल एविडेंस के लिए, ताकि वो आपके लिए आपके लिए एक डिजिटल एविडेंस बन जाए। रजिस्ट्री एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेमोरी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये दो की रोल ऐसे हैं जिनकी बेसिस के ऊपर अगर जितना भी डेटा आपका वाइप आउट हो जाए या आपका पूरा क्लीन आउट हो जाए, बट रजिस्ट्री के जरिए और मेमोरी के जरिए आप कहीं ना कहीं से उसका कोई ना कोई प्रोसेस फाइल पाथ कहीं ना कहीं से आप उसका एविडेंस दोबारा से रीइनिशिएट कर सकते हैं, अगर आपके पास रजिस्ट्री की और मेमोरी की कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन और उसकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद है। फॉरेंसिक्स की मैं अगर टाइप करूं, डिस्कस करूं, तो तीन मेजर हमारे पास रोल हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हम लोकल इंडस्ट्री की बात करें, तो 3 से 4 हमारे पास बड़ी मेजर की इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे जो हमारे पास चीजें हैं उनके ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास कंप्यूटर फॉरेंसिक्स है, इसके अंदर आप लैपटॉप ले लें, एंड पॉइंट ले लें, डेस्कटॉप ले लें, टावर ले लें, तो उसके अंदर कंप्यूटर की कंप्लीट फॉरेंसिक्स का डोमेन आपका कवर होता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मोबाइल की फॉरेंसिक्स है, आपकी मोबाइल फोन हो गए, आपके टैबलेट हो गए, गैजेट्स हो गए, आईपी फोन्स हो गए, वो सारे के सारे आपके किस में कवर अप होंगे, वो आपके मोबाइल फॉरेंसिक्स के अंदर कवर होंगे। ट्रैफिक डेटा, यहाँ पर आपको नेटवर्क के अंदर कहीं पे भी ये चीज लिखी हुई समझ में नहीं आएगी या नजर आएगी डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर कि वो लैन की बात कर रहा है या वैन की बात कर रहा है या सीसीटीवी की बात कर रहा है या वायरलेस की बात कर रहा है या वाइप की बात कर रहा है। वो बस बात करेगा तो नेटवर्क बेस्ड ट्रैफिक की बात करेगा, जो कि आईपी एड्रेस को अंडरस्टैंड करता है और आईपी एड्रेस को पढ़ता है। उन नेटवर्क इक्विपमेंट के नेटवर्क डेटा को आपके पास नेटवर्क फॉरेंसिक्स में दिखाएगा और यहाँ पे और आपको उसकी पूरी विजिबिलिटी शेयर करेगा। आजकल जिस तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट डिमांडिंग इंफॉर्मेशन है, आपके पास क्लाउड की इंफॉर्मेशन है, तो क्लाउड आपको पता है किस तरह से वेल नोन है, वेल रिक्वायर्ड है, वेल इंफॉर्मेशन है। तो उसकी रिक्वायरमेंट डिटेल क्या है आपके पास, वो डिटेल आपके सामने नजर आ रही है कि क्लाउड की फॉरेंसिक जिस तरह आपके पास एज्योर है, एडब्ल्यूएस है, अलीबाबा है, गूगल है, ये मल्टीपल क्लाउड के फॉरम्स है। वहां अगर आपके साथ कोई ब्रीच होता है या वहां अगर आपके साथ कोई अटैक होता है या वहां अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है, तो डेफिनेटली आपको क्लाउड का पोस्चर भी पता होना चाहिए और उस पोस्चर के ऊपर काम करके आपको उसकी डिटेल भी मालूम होनी चाहिए। तो ये मेजर की पार्ट हैं जिसके ऊपर ये चीजें चल रही होती हैं और उसी के ऊपर आप चला रहे होते हैं और उसी से रिलेट ही आपकी चीज आ रही होती है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन पार्ट है, वो मेन पार्ट यहाँ हमारे पास टूल्स का हो गया, मेन पार्ट हमारा टाइप्स का हो गया, और ये हमारी चीजें यहाँ पे इस तरह से आगे इनिशिएट और जनरेट होती हैं। डिजिटल फॉरेंसिक्स की जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिसके अंदर आपका जो फॉरेंसिक्स का मेन की रोल और मेन की पार्ट, जिस तरह मैंने आपको 5 पिलर स्टार्ट में डिस्कस किए थे, तो उसी के 4 फंडामेंटल रोल हैं। वो रोल ये है कि क्राइम होने के बाद सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेट करेंगे उस क्राइम को डिफरेंट पैरामीटर्स पे, डिफरेंट इंफॉर्मेशन पे, डिफरेंट सिनेरियोज पे और डिफरेंट एंगल्स पे। फिर जो आपके साथ क्राइम हुआ है, अगर उसका कोई डेटा स्टोल हुआ है, तो आप उस डेटा को रिकवर करने की कोशिश करेंगे और अपने डेटा को किसी ना किसी सेफ प्लेस के ऊपर कैरी ऑन करके उसको आप पहुंचाएंगे। तीसरा, आप आइडेंटिफाई सस्पेक्ट करेंगे कि कहाँ से अटैक हुआ है, किधर से अटैक हुआ है, किसने हमारे साथ ये ब्लफ किया है या हमारे साथ इसने फ्रॉड किया है या किसने हमारे साथ ये साइबर अटैक किया है, उसकी आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे। चौथा, प्रूव और डिसअप्रूव केस करेंगे। अगर आपने केस करना है तो केस करेंगे, अगर आप उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन लेके जानी है तो वो इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। यहाँ मैं आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज शेयर करता चलूं, यहाँ हमारे पास
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो साइबर की किल चेन है। अगर मैं साइबर किल चेन को पढ़ूं और अंडरस्टैंड करूं तो यहाँ देखें तो मेरे पास यहाँ पर साइबर किल चेन के 7 पैरामीटर बनते हैं। उन 7 पैरामीटर के बाद मेरे पास कोई ना कोई अटैक जनरेट होने की पोजीशन में अटैकर आता है। वो 7 कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट जो सबसे पहला है रिकॉग्निजेंस, कि कोई भी बंदा होगा आके उसकी रैकी करेगा, उसको देखेगा, अंडरस्टैंड करेगा किसी घर पे या किसी ऑफिस में या किसी बिल्डिंग में अटैक करना है उसने, तो उस अटैक को सबसे पहले उस गली की, उस स्ट्रीट की और उस लोकेशन की या उस मेन रोड की पूरी विजिबिलिटी बंदा मैप करेगा, देखेगा, अंडरस्टैंड करेगा, कहाँ से मैं आऊंगा, कहाँ से मैं जाऊंगा, कौन सा रास्ता मेरे लिए सेफ रहेगा, कौन सा रास्ता मेरे लिए अनसेफ रहेगा। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप देख रहे होंगे बिल्डिंग के बाहर डिफरेंट जाविये से उन सब चीजों को रिकॉग्निजेंस करेगा। सेकंड, वो वेपनाइज करेगा जब उसको पता तो बाद आपका माइक डिसेबल हो गया था। आई थिंक माइक डिसेबल हो गई आपकी। आवाज नहीं आ रही सर। रूम मीटिंग खत्म हो गई है कि नहीं अभी? मीटिंग है बस, है ना, शायद करके ना माइक का कोई इशू आ गया या फिर नेटवर्क का इशू है, शायद डिस्कनेक्ट हो गए। एक सेकंड में करता हूँ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? यस सर आ रही है। सॉरी, वो शायद सेशन डिस्कनेक्ट हो गया था। आई अगेन रिजॉइन इट। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी सबको? यस सर। जी सर। थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो काइंडली प्लीज मुझे बताइएगा। स्क्रीन नजर आए तो मुझे बताइएगा। लास्ट स्क्रीन मेरी यही थी, साइबर अटैक लाइफ साइकिल की, साइबर किल चेन की। यस सर वही है। चलो ठीक है, थैंक यू। तो मैं आपको दिखा रहा था कि ये इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी बेस सर जो रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देना, वो नहीं हुई अभी तक। क्या चीज? मतलब स्क्रीन शेयर कर दें, वो अभी तक नहीं नजर आ रही। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने बेटा। नो सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो नहीं रही। दिख रही सर। अब आ रही है? हो गई, यस सर, यस हो सर गई। हो गई अभी। यस यस। चलें, थैंक यू थैंक यू। साइबर किल चेन मैंने आपको दिखाया था, इसका पूरा पार्ट मैंने आपको बता दिया। अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर साइबर अटैक लाइफ साइकिल किल चेन तो उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी।
उसके बाद ये मेरे पास एक पोस्टर है, जो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि हम क्या करें साइबर सिक्योरिटी में, हमें कहाँ जाना है, या हम क्या करेंगे, या हम किस तरह से डेवलप करेंगे। तो ये सेंस एक इंटरनेशनल बॉडी है, साइबर सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क की स्टैंडर्ड्स की एक दुनिया की नंबर 1 बॉडी है। सेंस के नाम से अगर आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ सेंस ने तकरीबन 20 प्लस डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डिजिटल फॉरेंसिक्स की मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज और प्लेटफॉर्म उन्होंने बताए कि आप अपने करियर को किस तरह से आगे ग्रो कर सकते हैं। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर आपके पास मल्टीपल रोल बनते हैं। क्विकली एक मूव के अंदर जाऊंगा, जिसमें अगर आप डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर आप बात करते हैं तो आप मेलवेयर एनालिसिस का रोल भी प्ले कर सकते हैं, थ्रेट हंटर का भी प्ले कर सकते हैं, और टॉप की लॉन्च जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो है इंसिडेंट रिस्पॉन्स का। आपको अगर इंसिडेंट रिस्पॉन्स का नहीं पता तो आप डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर अपने कैरियर को परस्यू नहीं कर सकते। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स इज वन ऑफ द की रोल इन एनी साइबर रिस्पॉन्स का नहीं पता तो आप उसको आगे परस्यू नहीं कर सकते। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो तो 4 से 5 ऐसे की रोल हैं आपके पास, जिसमें वल्नरेबिलिटी रिसर्चर का भी पार्ट है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स का भी पार्ट है, मेलवेयर एनालिसिस का पार्ट है, थ्रेट हंटर का पार्ट है, रेड टीमर का पार्ट है, और डिजिटल फॉरेंसिक्स एनालिसिस का खुद इटसेल्फ पार्ट है। तो यहाँ आपके पास 5 से 6 की रोल हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर आप डिजिटल फॉरेंसिक्स में अपना। में अगर आपसे बात करूं, वन ऑफ द की मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, दुनिया का इस वक्त लीडिंग फ्रेमवर्क है, जो कि तमाम वेंडर प्रिंसिपल्स इसको फॉलो करते हैं और इसी के ऊपर ही अपनी तमाम चीजों को फॉलो करते हैं, वो है माइटर का फ्रेमवर्क। ये माइटर मैप है। अगर आप माइटर के मैप को आप देखें तो इसके अंदर आपके पास 14 क्या मिलेंगी, आपके पास 14 टेक्निक मिलेंगी और मल्टीपल टैक्टिक्स आपको मिलेंगे। उन टैक्टिक्स की मदद से, उन टैक्टिक्स के बिहाफ पर अटैकर अपनी अप्रोच को डेवलप करता है और उसको आगे कंटिन्यू करता है और उसी की बेस के ऊपर आगे लेके जाता है। तो मैं यहाँ अगर आपसे डिस्कस करूं तो तकरीबन 14 के करीब हैं। स्टार्ट करते हैं, इनिशियल एक्सिस है, एग्जीक्यूशन है, परसिस्टेंस है, और देन सो ऑन लास्ट इम्पैक्ट तक है। तो आप अगर इसको बारी बारी देखें और कभी भी कोई आपके पास इंसिडेंट डेवलप होता है तो आप माइटर के मैप के अंदर जाके जरूर देखें अटैकर ने कौन सी टेक्निक को डेवलप किया है, अडॉप्ट किया है और उस चीज को फॉलो किया है। तो उससे आपको मदद मिलेगी कि जाहिर सी बात है हर बंदा सारी टेक्टिक्स यूज नहीं कर सकता, हर बंदा सारी इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकता। अगर अटैक करने की पोजीशन के अंदर कोई भी अटैकर आपके घर पे अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है वो मेन गेट से तो नहीं आएगा ना, उसे पता है कि मेन गेट आपका बंद होगा। डेफिनेटली वो कोई ना कोई ऐसी टैक्टिक यूज करेगा जिसकी बेस के ऊपर वो आपके घर के अंदर एंटर हो जाने की कोशिश करेगा। तो मैं अगर यहाँ पे एक जर्नली देखूं, इनिशियल एक्सेस की मैं अगर बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपका एक्सटर्नल रिमोट सर्विसेज होती हैं जो कि एक्सप्लॉइट आराम से कर सकता है कोई भी बंदा, या आपके पास एक्सप्लॉइट पब्लिक फेसिंग एप्लीकेशंस होती हैं जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं, जिनकी मदद से आप यानी इंटरनेट, आप बैंकिंग कह लें या इंटरनेट सर्विसेज कह लें या इंटरनेट फाइनेंशियल एप्स कह लें, जिनको आप नॉर्मल बेसिस पे यूज कर रहे होते हैं और पब्लिकली एक्सपोज होती हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा खतरा होता है, अटैक होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, डिफरेंट थ्रेड्स का। तो उसको आप किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं, उसकी पूरी स्ट्रेटजी आपको माइटर मैप के अंदर पूरी डिटेल बताई हुई है। तो यहाँ अगर आपने देखा हो तो इसकी पूरी डिटेल आपके सामने नजर आ रही होगी और उसका रोल आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि जो मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ रोल आपके साथ शेयर किया था उसका मेन की पार्ट क्या है। तो मेन की पार्ट मैंने आपको दोनों चीजें दिखा दी हैं और उसी से रिलेटेड है। फिर मोस्ट की इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका क्राइम का रेजोल्यूशन होना चाहिए, डेटा इंटीग्रिटी, यानी डेफिनेटली जो आपका डेटा है उसकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, और लीगल एडमिसिबिलिटी आपको मिलनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूं, यहाँ पर आपके पास डिजिटल फॉरेंसिक्स की मल्टीपल टाइप्स हैं जो मैंने डिटेल में डिस्कस, जो मैंने स्टार्ट में आपके साथ शेयर की थी, यहाँ मैंने उसकी थोड़ी डिटेल आपको बताई है। आपके पास डिस्क फॉरेंसिक्स का पार्ट होता है, नेटवर्क फॉरेंसिक्स का पार्ट होता है, मेमोरी फॉरेंसिक्स का पार्ट होता है जिसके ऊपर आप चला रहे होते हैं, मोबाइल डिवाइस है, डेटाबेस है, मेलवेयर है, और फॉरेंसिक्स का रोल है क्लाउड और फॉरेंसिक्स इंफॉर्मेशन का। तो ये चीज आपको मिलेगी जिसकी मैंने अभी स्टार्ट में भी आपसे डिस्कस किया था कि आप एनालिसिस करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और फिर प्रिजर्वेशन आपका पार्ट में जाएगा। तो यहाँ मैं अगर आपके साथ एक मोस्ट की इंपॉर्टेंट पार्ट शेयर करूं और वो चीज मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे,
यहाँ मेरे पास एक फॉरेंसिक्स की एक बेहतरीन शॉर्ट गाइड और बुक कह लें, जो कि आपको चीट शीट के तौर पे भी और आपके लिए एक मेमोरी रिकॉल के लिए भी इंफॉर्मेशन देगी। ये एक चीट शीट है विंडोज फॉरेंसिक से रिलेटेड, कैबल पैरमर की बुक है, डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। आप गूगल करेंगे ये बुक आपको आसानी से मिल जाएगी। ये जस्ट 70 पेज की बुक है और इसके अंदर आप अगर एक जनरल एक गो थ्रू करना चाहें अपने फॉरेंसिक्स की स्किल्स को बढ़ाने के लिए या फॉरेंसिक्स के रोल को डिस्कस करने के लिए या फॉरेंसिक्स के अंदर मजीद काम करने के लिए, ये वन ऑफ द बेस्ट गाइड है डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए कि मेमोरी का मैंने जो डिजिटल फॉरेंसिक्स है किस तरह करना है, विंडोज की फाइल किस तरह एनालिसिस करनी है, विंडोज की रजिस्ट्रीज किस तरह देखनी है, शेल के आइटम्स को कैसे पढ़ना है, यूएसबी या जो मेरी एक्सटर्नल डिवाइस होती हैं उनको कैसे मैंने लुक आफ्टर करना है, मेरा ईमेल का पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको मैंने कैसे जो है फॉरेंसिक्स करना है, प्लस प्लस जो हम वो पार्ट जो हम मिस कर देते हैं अक्सर ही, जस्ट लाइक हमारी कुकीज हो गई, डिफरेंट फाइल्स हो गई जिनको हम कभी भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनाते। तो यहाँ हमारे पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपके पास मिलेगी और मोस्ट ऑफ जिसको आप अगर हॉट इंफॉर्मेशन कहें तो वो आपके इवेंट्स लॉग्स हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप उसकी इंफॉर्मेशन पे जा रहे होते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो वही सारी बातें, इंसिडेंट रिस्पांस का पार्ट जिस तरह मैंने भी आपको शेयर किया, इंसिडेंट रिस्पांस के बाद जाहिर सी बात है जब आपका आईआर का पूरा सेटअप चलेगा या कोई भी अलर्ट ट्रिगर हुआ तो उसके बाद डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टिगेशन बनेगी और वो इन्वेस्टिगेशन आपके इंसिडेंट तक जाएगी। तो जाहिर सी बात है उस इंसिडेंट तक जाने के लिए उस इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के अंदर यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहा है कि मेमोरी और उसका ट्राइज का अगर मुझे एक्विजिशन चाहिए तो मेरे पास क्या क्या चीजें होंगी। डेफिनेटली उसके प्रोसेसेस होंगे, उसकी जो फाइल उसने ओपन की है डाउनलोड करके, उसकी रजिस्ट्रीज कीज होंगी, नेटवर्क के कनेक्शंस होंगे, उसके एनक्रिप्टेड पासवर्ड होंगे, उसकी रूट किट्स होंगी और उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होगी जिसकी बेस के ऊपर मैं काम करूंगा। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिलेगी, मल्टीपल चीजें मिलेंगी, मल्टीपल डिटेल मिलेगी जिसको आप इनहेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। डिफरेंट आपको टैग्स दिखा रहा है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन बता रहा है कि आपके पास लाइव सिस्टम रैम के अंदर आपका डंप इट होता है और बेल का सॉफ्ट होता है जिसकी मदद से आप उसकी इंफॉर्मेशन डंप कर रहे होते हैं। मेमोरी को एनालाइज कैसे करना है तो डेफिनेटली आपके पास वॉलेटाइलिटी वाला पार्ट है पूरा। ये तीन आपके पास डिफरेंट लिंक्स हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आप देख सकते हैं जाके किस तरह से मेमोरी को डंप करता है और मेमोरी को वो लेके दिखा रहा होता है। इसी तरह डिस्क की बात कर रहा है तो डिस्क में भी आपके पास मल्टीपल फंक्शन का पार्ट है जिसमें पुराना विंडोज सिस्टम चलता था, विंडोज 2000 का, विंडोज NT और 98 के सेटअप पे। आज भी बहुत सारे कस्टमर ये इस तरह के पुराने आउटडेटेड और ओल्ड फंक्शंस के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है नए टूल्स को इंटीग्रेट या उनकी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास नजर आ रहा होगा डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स आपके पास मौजूद हैं जिनकी आपने डिटेल फाइंडिंग्स करनी है और इंफॉर्मेशन करनी है। और टॉप ऑफ दैट इन सब इंफॉर्मेशन के ऊपर याद रखिएगा, अगर आप अपने नेटवर्क की, आप अपने सर्वर्स की, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, लोड बैलेंसर, वायरलेस, वॉइप, सर्वर्स, आपके पास लैपटॉप्स हो गए, आपके पास एंड पॉइंट्स हो गए, आपके पास डेटाबेसेस हो गई, आपके पास प्रोग्रामिंग कोड्स हो गए, आपके पास एपीआईज हो गई, आपके पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, अगर इनकी नॉलेज नहीं है आपके पास तो आप डिजिटल फॉरेंसिक्स में एंटर नहीं हो सकते। अगेन सवाल ये बनता है क्यों नहीं हो सकते भाई? अटैकर आपकी परमिशन या आपकी स्किल्स को देख के अटैक करने नहीं आएगा। अगर एक डेटाबेस का मेरा एक चैंपियन अटैकर है और वो अगर मेरा डेटाबेस को कंप्रोमाइज कर देता है और मेरे पास डेटाबेस की नॉलेज ही नहीं है तो मैं डेटाबेस के टेबल को पढ़ ही नहीं सकता कि उसने मेरे डेटाबेस के टेबल के अंदर क्या अमिटमेंट की है, क्या एडिट किया है, क्या चेंज किया है, क्या फंक्शन उसने एक्स्ट्रा एड ऑन किया है। तो उसके लिए मुझे पास डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह अगर मेरे पास कोई मेरा वेब का कोड है या मेरा वेब पेज का कोड है या मेरी कोई एप्लीकेशन का कोड है, उस कोड के अंदर उसने कोई भी ऐसा मैलिशियस फैक्टर या मेलवेयर ऐड करके मेरे नेटवर्क में लाके उसने मेरी एप्लीकेशन को ट्रैश कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया, तो मैं कैसे पढ़ूंगा कि भाई ये कोड के अंदर एडिशनल कोडिंग क्या हुई भी है? वो कौन बताएगा? क्योंकि जो मेरा कोडर होगा वो तो साइबर सिक्योरिटी का चैंपियन तो नहीं है, वो तो जस्ट एक प्रोग्रामर है, डेवलपर है। और वो कोडिंग आपका जो है इंजीनियर है, वो तो जस्ट कोड लिख के आपको दे देगा, बट उस कोड के फ्लॉज को देखना, उन कोड्स के फ्लॉज को पढ़ना, उन कोड्स के फ्लॉज को
रोकना ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। तो वो चीज कैसे आएगी, जब आप कोड पढ़ेंगे। इसी तरह फायरवॉल से कोई कनेक्शन बना है तो फायरवॉल के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि फायरवॉल के ऊपर डिफरेंट रूल्स बनते हैं, वो रूल्स कैसे काम करते हैं, एसीएल्स कैसे काम करती है, नेटिंग कैसे काम करती है, राउटिंग कैसे काम करती है फायरवॉल के अंदर, जिसकी बेसिस के ऊपर ये कनेक्शंस बनते हैं। और टॉप ऑफ दैट तमाम फायरवॉल्स में मेजॉरिटी पैरामीटर के ऊपर एसएसएल वीपीएन यूज कर रहे होते हैं, साइट टू साइट वीपीएन यूज कर रहे होते हैं, आईपीसेक वीपीएन यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट बिजनेस पार्टनर्स के साथ अपने वीपीएन को एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं। तो उन वीपीएन के अंदर भी मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, पैरामीटर्स होते हैं, जिनके बेसिस के ऊपर सिक्योरिटी कनेक्शन एस्टैब्लिश होते हैं दोनों साइड, दोनों लोकेशन के ऊपर। जिसके अंदर टॉप ऑफ डेट में अगर बात करूं, इंक्रिप्शन क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, डीएच ग्रुप क्या है, और उसकी की क्या है, जिसकी बेस के ऊपर वीपीएन एस्टैब्लिश होता है। अगर इन सारी चीजों की वीकनेस है तो कोई भी अटैकर आपके नेटवर्क के अंदर आसानी से आ जाएगा। अब अगर आपको इन सब चीजों की नॉलेज होगी और अगर उसने कोई वीक पैरामीटर अपने नेटवर्क पे असाइन करके वीपीएन बनाया है, आप उसको वहीं रोक देंगे। तो ये स्किल्स कहाँ से आएगी, ये स्किल्स सीखने से आएगी। इसी तरह स्विचिंग के ऊपर अगर उसने कोई इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया हुआ तो आप उसको बताएंगे स्विचिंग के ऊपर। इसी तरह राउटिंग के ऊपर उसने कोई राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किया हुआ है, EIGRP प्रोटोकॉल है, OSPF है, रिप है, स्टैटिक राउटिंग है, या BGP है, या MPLS है, कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल पे उसने क्या डिजाइन बनाया हुआ है, क्या टोपोलॉजी यूज की हुई है, कौन से राउट्स को अलाउ किया हुआ है, कौन से राउट्स को अलाउ नहीं किया हुआ, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको आपकी स्किल्स के ऊपर पता चलेंगी, आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो इस विंडोज की चीट शीट के अंदर आपको मिलेगी। जिस तरह आप देख रहे होंगे मल्टीपल फॉर्मेट की इंफॉर्मेशन इसमें नजर आ रही है। ये मैं बुक आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, बता भी दूंगा, ये अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। फिर विंडोज की रजिस्ट्रीज के अंदर देखेंगे कि यूजर का डेटा क्या था, पाथ क्या था, क्लासिफिकेशन क्या थी, इंफॉर्मेशन क्या थी, वो सारा पार्ट आपको यहाँ से रिकॉल हो जाएगा अगर किसी का सिस्टम का, नेटवर्क का, सर्वर का, आर्किटेक्चर का हैंड्स ऑन बहुत अच्छे लेवल पर है। फिर शेल के ऊपर अगर आपने काम किया हुआ है, डिफरेंट शेल्स आपके पास होते हैं। मोस्ट कॉमन हम अगर पावर शेल की बात करें या लैक्मी CMD की बात करें, यहाँ नजर आ रहा है आपको यहाँ पे इधर, तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही होती है, मल्टीपल चीजों के साथ आप देख रहे होते हैं। फिर इसी तरह अगर यूएसबी के ऊपर बात करें तो यूएसबी एक मोस्ट कॉमन वल्नरेबल थ्रेड है आपके नेटवर्क के अंदर। हर डिवाइस, हर इक्विपमेंट के साथ एक यूएसबी का पार्ट होता है। तो आपने यूएसबी की पोर्ट को भी देखना है, किस तरह से आपने अलाउ किया हुआ है, किस तरह से आपने उसको परमिशन दी हुई है डेटा को कॉपी करने की ऑर्गेनाइजेशन की या नहीं। इसी तरह मैं अगर ईमेल फॉरेंसिक्स की बात करूं तो ईमेल फॉरेंसिक्स भी एक बहुत बड़ा डोमेन है कि आपके नेटवर्क के अंदर जो ईमेल आ रही है उसके ऊपर SPF अलाउ है, DKIM अलाउ है या नहीं है, या डीमार्क अलाउ है या नहीं है, तीनों चीजें एप्लीकेबल है या नहीं है। नहीं है तो आपने करनी होगी एज सिक्योरिटी पैरामीटर पे, ताकि आपकी जो कनेक्टिविटी और इंफॉर्मेशन है ईमेल की वो सेव रहे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिफरेंट ईमेल का पार्ट आपको नजर आ रहा है, इंफॉर्मेशन और डिटेल नजर आ रही है। अब कॉमन, और अगर मैं एक स्पेसिफिक टू द बात करूं नेटवर्क की, तो यहाँ मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी का मेन की रोल है किसी भी नेटवर्क के अंदर। मैंने अगर अपने नेटवर्क में एक्टिव डायरेक्टरी को सिक्योर नहीं किया हुआ या मैंने अपने नेटवर्क में एक्टिव डायरेक्टरी को प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ, तो वन ऑफ द बेस्ट एंड द इजी वे टू एक्सप्लॉइट इन एनी नेटवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ एक्टिव डायरेक्टरी को सिक्योर करने के लिए मल्टीपल हमारे पास चेकलिस्ट होती हैं, मल्टीपल हमारे पास बेंचमार्क होते हैं जिसको हम चेक करते हैं और फिर फाइनल हम पेन टेस्ट करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर को। तो इसी तरह मैं यहाँ देख सकता हूँ कि डोमेन के एडमिन्स के क्या प्रिविलेजेस हैं, कौन कौन से ग्रुप पे हैं। यानी अब वो कोई 2 अकाउंट तो यूज नहीं कर रहे, सिंगल अकाउंट है। डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को सिक्योर करना है, डिसेबल लोकल एडमिनिस्ट्रेटर करना है, यूज लैब्स करना है, जो लैब्स के पासवर्ड होता है। फिर सिक्योर वर्क स्टेशन एडमिनिस्ट्रेटर टास्क कौन कौन से अलाउ करने यूजर को, कौन कौन से नहीं करने, ऑडिट पॉलिसी हमें देनी है या नहीं देनी है, एक्टिव डायरेक्टरी के इवेंट्स हमने मॉनिटर करने हैं या नहीं करने, लॉन्ग पासवर्ड कितने साइज का रखना है नहीं रखना। ये सारे वो पैरामीटर हैं जो मेरी एक्टिव डायरेक्टरी की सिक्योरिटी को और मजबूत और मेन की पार्ट में बना रहे होते हैं। पैच वल्नरेबिलिटी देखनी है मैंने साथ साथ 2 फैक्टर देखना है, DHCP, DNS, एज्योर और ऑफिस 365 का पूरा पार्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहा होता है। तो ये चेक लिस्ट है, ये इसकी इंफॉर्मेशन है, इसको मैं किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट आपका की जो मेन सर्वर है वो आपका DNS सर्वर होता है। उस DNS सर्वर के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और उसके ऊपर आप उन तमाम चीजों को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं।
तो ये एक मैंने एक पार्ट शेयर किया है। फिर एक मेरे पास एक प्ले बुक का एक डिजाइन है। इसकी मैं इंफॉर्मेशन अगर आपके साथ शेयर करूं तो वो इंफॉर्मेशन ये कि अगर मेरे पास मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंसिडेंट होता है तो क्या इंसिडेंट रिस्पांस की मैंने कोई प्ले बुक डिजाइन की हुई है कि ऑटोमेटिकली उस पे एक्शन लेके उसके कोई भी जो अलर्ट मेरे पास डेवलप हुआ है वो ऑटोमेटिकली किल हो जाए। तो उसके लिए मुझे प्ले बुक्स डेवलप करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक यूज केस, मैंने केस स्टडी यहाँ पे शेयर किया आप लोगों के सामने। मेरे पास एक यूजर है, IAM यूजर है मेरे पास, जिसका क्रेडेंशियल एक्सपोज हो गया है। ठीक है, आइडेंटिटी के अंदर क्या हुआ है, वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुआ है, एक्टर इंटेंड हुआ है और एक्टर का एट्रीब्यूशन और एक्सप्लॉइट टूल्स ऑब्जर्व हुए हैं जिसकी मदद से उसने मेरे क्रेडेंशियल्स को क्या किया, एक्सपोज किया है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कॉमन IAM रूल यूज देखूंगा कि भाई क्या क्या हुआ था, किधर से हुआ था, कैसे हुआ था, कहां से हुआ था। सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा, मैं एनालिसिस करूंगा, वैलिडेट करूंगा जो अलर्ट वजह है जिस यूजर का। तो एक्सेस की देखूंगा मैं, यहाँ पे एक्सेस की नजर आ रही है, वो प्रोफाइल देखूंगा जिस प्रोफाइल के अंदर ये यूजर था, और वो रीजन देखूंगा जिस रीजन में मैंने इसको अलाउ किया था, उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे नजर आ रही होगी। तो सबसे पहले हमें पता चल जाएगा कि अकाउंट किसका था। जाहिर सी बात है, रीजन US दिखा रहा है तो डेफिनेटली AWS का कोई ना कोई यूजर होगा, या गूगल होगा, या एज्योर होगा, या अलीबाबा होगा। तो कोई भी क्लाउड का आपके पास यूजर होगा, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। इसी तरह हम डिटेल इंफॉर्मेशन निकालेंगे, रिट्रीव करेंगे डेटा को 5 डिफरेंट डेज का, चेक करेंगे कि आईडी कहाँ से लॉगिन हुई है, किस किस जगह से लॉगिन हुई है। तीसरे में अगेन हम इस पे और मजीद डीप डाइव करेंगे, बिजनेस इंपैक्ट देखेंगे कि भाई क्या क्या बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है, क्या ये अलर्ट कोई ट्रिगर तो नहीं हुआ, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा एक्सेस किया उसने। ठीक है, AWS की सर्विसेज क्या कौन सी थी जिसको अलाउ किया था या नहीं किया था, कैसे ही अंदर आया, किस तरह ये एक्सेस हुआ, किस तरह से इसने चीजों को देखा। ये सारी चीजों को करने के बाद हम इमीडिएट बेसिस पे उस सिस्टम को, सर्वर को, सर्विस को हम क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। और कंटेन करने के बाद हम अपनी रेमेडिएशन स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसको एडिट करके और अपने इस पूरे सेटअप को रिकवर कर लेंगे। तो ये प्री एक्टिविटी थी, और पोस्ट एक्टिविटी के अंदर आप उस रेकमेंडेशन को देखेंगे, बताएंगे, अपडेट करेंगे, और आप उन तमाम चीजों को लेसन लर्न करके उसको क्लोज कर देंगे। तो ये एक डिजिटल फॉरेंसिक्स का मेन की पार्ट है जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है, मैंने आपके साथ बताया है, मैंने आपके साथ आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जो मैक्सिमम टाइम के अंदर मैं आपको बता सकता था वो मैंने यहाँ पे शेयर की है। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के अंदर अगर हम मजीद वर्कआउट करें या इंफॉर्मेशन के ऊपर देखें या डिटेल में देखें तो यहाँ आपके पास मुख्तलिफ CTFs होते हैं जो डेवलप होते हैं, क्रिएट होते हैं, जिनके ऊपर आप खेल सकते हैं। हैक द बॉक्स के ऊपर जाके आप खेल सकते हैं। मल्टीपल प्लेटफॉर्म आपके पास हैं जिसके ऊपर आप CTF के प्लेटफॉर्म पे जाके यूज कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल फॉरेंसिक्स के अंदर डिफरेंट सर्वर्स आ सकते हैं। आपके पास फायरवॉल का प्लेटफॉर्म आ सकता है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेटफॉर्म आ सकता है, आपके पास एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म आ सकता है। तो उसकी जब तक डीप डाइव इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी तो उस वक्त तक आप उस पैरामीटर को कंटिन्यू नहीं कर सकते फॉरेंसिक्स के एक्सपेक्ट से। तो यहाँ ये फॉरेंसिक्स का मेरा पार्ट वाइंड अप हुआ। मेरे पास बहुत सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता था, दिखा सकता था, बट टाइम की लिमिटेशन है, हमारे पास टाइम कांस्टेंट है। इंशाल्लाह ताला हम इसको नेक्स्ट डिफरेंट किसी सिनेरियो के अंदर हम लैब वाला पार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करके कंटिन्यू करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर हम फॉरेंसिक्स के किसी भी डेवलप स्ट्रक्चर को आपके साथ प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ ये मेरा सेशन मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। अब क्वेश्चन आंसर की तरफ हम चलते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी क्यूरीज हैं, आप उसको कर सकते हैं। मैं अब आपकी तरफ ये पोजीशन कर रहा हूं, तो मुझे काइंडली बताइएगा। बारी बारी सवाल कर सकते हैं। सेशन का फीडबैक जो है वो जरूरी है, मैंडेटरी है। सेशन फीडबैक काइंडली आप हमें चैट पे भी बता सकते हैं, ग्रुप पोस्ट पे भी बता सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन भी आप अपनी शेयर कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करके जितना मैंने मैक्सिमम कवर कर सकता था या मैक्सिमम मैं आपको दिखा सकता था, बता सकता था डिजिटल फॉरेंसिक्स के डोमेन के हवाले से, वो मैंने कोशिश की आपको इस विद इन अ टाइम लाइन के अंदर शेयर करके मैं आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करूं। तो काइंडली आप लोग अब सवाल करें, जिसके जो सवाल हैं, मोस्ट वेलकम, आई एम अवेलेबल। Thank you so much once again, Qaid-e-Awam University, Danish and team and quiz team, really wonderful. Thank you so much. Thank you. Thank you. अस्सलामुअलैकुम फाद भाई, सबसे उमैर कुरैशी। और सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस तरीके के सेशंस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए अरेंज करते हैं और सिखाते हैं।
अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। सवाल के हवाले से तो सर यही है कि आप इस तरीके से चलते रहें तो स्लो स्लो एकदम से तो कोई भी हम गेट नहीं कर सकते। आप तो माशाल्लाह काफ़ी टाइम से इस फील्ड का पार्ट है, आपके लिए तो आसानी है, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम लोग इन चीज़ों को ज्वाइन करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे सीखते रहेंगे, और फिर जो भी सवालात आते हैं जहन के अंदर वो आपसे, क्योंकि आप तो ऑफ द रिकॉर्ड यानी कि आप मौजूद होते हैं, तो आपसे सवालात पूछते रहेंगे। बट फॉर नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक यू कि आप जो स्टूडेंट हैं उनके साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्शन रखते हैं और हमेशा ही काम आने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला इसके लिए आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे, और इसी तरीके से सर चलते रहें। लोगों को आजकल ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ना, तो बस इतना ही आपसे कहना था। थैंक यू। जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया उमैर भाई। हमारी कोशिश है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और मैं 100% अवेलेबल हूँ अपने सब बहन भाइयों के लिए। जो अल्लाह ने मुझे दिया है, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है भाई। मुझे जो भी कुछ आता है ABCD 1 2 3 जितना भी मैंने अपनी इस फील्ड में पढ़ा है, मेरी कोशिश है मैं अपना सब कुछ डिलीवर करूं अपने सब भाइयों के लिए। और देखें, करना सबको मिलके करना है, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। ये कंबाइन एफर्ट है। आप भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं। आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी माशाल्लाह सीनियर हैं, तो आप भी अपना कोई रोल, अपना डोमेन शेयर करें। हमारे पास कम्युनिटी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिसको हम कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई मुश्किल, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। तो हम अगर अपना छोटा छोटा पार्ट भी कंट्रीब्यूट करें और उसमें शेयर करें तो डेफिनेटली हम बहुत सारी चीजों को डेवलप कर सकते हैं और स्ट्रक्चराइज वे के अंदर ला सकते हैं। तो ये इन बच्चों की काबिश है, मैं अप्रिशिएट करूंगा अगेन दोबारा, और मैं फिर भी अवेलेबल हूँ। नेक्स्ट हम इसको सीरीज में लेके जा सकते हैं, सेशंस को, कोई इशू नहीं है। हम छोटे छोटे सेशंस कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग इतने लंबे लंबे सेशंस नहीं करते, सबकी इंगेजमेंट्स होती है, कोई ना कोई कमिटमेंट होती है। तो हम इस सेशन को आगे और मजीद डेवलप कर सकते हैं 2 से 3 सेशंस के अंदर, और ताकि हम और मजीद इसके ऊपर वर्कआउट कर सकें, लैब के हवाले से भी और डिफरेंट यूज केसेस और यूज स्टडीज के हवाले से भी। क्योंकि डिजिटल फॉरेंसिक्स एक अनदर साइबर सिक्योरिटी वन ऑफ द बिगेस्ट डोमेन है, इसको आप कवर नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने भी आपको चीजें बताई हैं, इसमें बहुत बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर हम मजीद डीप डाइव कर सकते हैं। तो मैंने अभी एक पार्ट शेयर किया है, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजें हैं जो हम शेयर करते भी रहते हैं और करूंगा भी और साथ बताऊंगा भी। थैंक यू उमैर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई, जजाक अल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है चैट बॉक्स के अंदर, तो काइंडली आप वो चेक कर लें। मैं देख लेता हूँ चैट बॉक्स पे। अच्छा, ये प्रोएक्टिव डिजिटल फॉरेंसिक्स, आई हैव सीन पीपल डिस्कसिंग अबाउट द टर्म। तो ये किसने किया? अलीजा अता ने किया है। अच्छा अलीजा, प्रोएक्टिव डिजिटल फॉरेंसिक्स का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आप पे कोई अटैक होने वाला था, ठीक है, या आपके पास कोई इस तरह के मैलिशियस अटैक के अलर्ट्स जनरेट हो रहे थे, तो आपने क्या किया? प्रोएक्टिवली देख लिया कि भाई ये अलर्ट्स किस से बिलोंग करता है, सर्वर से बिलोंग करता है, यूजर से बिलोंग करता है, एप्लीकेशन से बिलोंग करता है, या कौन से फंक्शन से बिलोंग करता है। तो आपने क्या किया? उसकी एक्सरसाइज को देखते हुए इमीडिएट एक्शन लेके आपने उस चीज को ब्लॉक कर दिया। तो ये चीज कहलाएगी आपकी प्रोएक्टिव डिजिटल फॉरेंसिक्स कहलाएगी। यानी फॉरेंसिक्स के अंदर आपने उसको क्या किया? प्रोएक्टिवली ब्लॉक कर दिया और आपने इमीडिएटली अपने डिजिटल एसेट को सेव कर लिया। अच्छा, एडमायरेबल मी क्या कह रहे हैं भाई? हैंड्स ऑन CCNA इक्विप, प्रोग्रामिंग स्किल, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस इक्विप एंड व्हाट अदर बात भाई विच आई हैव टू लर्न आई ऑर्डर टू एक्सेल। भाई इतना कर लो बहुत है, ठीक है, ये तो एक समंदर है, एक दुनिया है, इसको आप जितना करोगे उतना ज्यादा जाएगा। तो बट बेसिक आप 3 चीजें आप मैंडेटरी लर्न करो। सबसे पहले नेटवर्क्स को पढ़ो, दूसरा आप सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ो, और तीसरा कोई भी छोटी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और छोटा सा कोई भी डेटाबेस पढ़ लो। बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी में आप फ्लोरिश करोगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, क्लाउड फॉरेंसिक्स के अंदर यार हसनैन भाई, पहले मैं कहूंगा अपने भाइयों के लिए, पहले नेटवर्क वाले फॉरेंसिक्स को, लोकल ग्राउंड के फॉरेंसिक्स को आप कवर कर लो, क्योंकि पाकिस्तान में अभी हम इतने मैच्योर नहीं है कि हम क्लाउड के फॉरेंसिक्स पे जाएं। हमारे पास लोकल फॉरेंसिक्स का आर्किटेक्चर डेवलप नहीं है, तो क्लाउड के फॉरेंसिक्स के लिए क्या जाओगे? इन सब के लिए लैब बनानी पड़ती है, और लैब इतनी लो कॉस्ट नहीं होती कि जिसको आप बना के उस पर स्ट्रक्चर बना लो। तो उसके लिए हाई पेड रिक्वायरमेंट होती है मेरे भाई, जिसकी वजह से आप लैब बनाओगे और फिर उसकी फॉरेंसिक्स करोगे। पाकिस्तान का अपना क्लाउड स्ट्रक्चर डेवलप है? पहले मुझे ये बात बताओ। हमारा अपना क्लाउड स्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो हम क्लाउड फॉरेंसिक्स की लैब कैसे बनाएंगे?
हमें तो गवर्नमेंट ही बनाने नहीं देगी, गवर्नमेंट हमें रोक देगी। तो मैं कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल या कोई ऐसी चीज डिस्कस नहीं करूंगा जो कि डिस्प्यूट का पार्ट बने। जस्ट इतनी नॉलेज रख लें, हमारे पास लोकल ग्राउंड पे क्लाउड की फैसिलिटी नहीं है, बट आप क्लाउड की सर्विसेज चाहते हो तो दुनिया में डिफरेंट पार्टनर्स वेंडर देते हैं, आप उनसे ले सकते हो। जी भाई। अच्छा, रेड टीमर के लिए कहा तो रेड टीमर आपको पता है भाई, रेड टीमर डेफिनेटली एक अटैकिंग पोजीशन होती है हैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आप अपनी टीम भी हायर कर रहे होते हो और आप डिफरेंट टीम्स भी हायर कर रहे होते हो। तो रेड टीम आप अपनी बना सकते हो। और रेड टीम के लिए डेफिनेटली यार, जब तक आप डिफेंसिव अप्रोच पे काम नहीं करोगे तो आप ऑफेंसिव पे कैसे जाओगे। तो आई वुड रेकमेंड 100% आप पहले डिफेंसिव की अप्रोच को स्ट्रॉन्ग करो, देन ऑटोमेटिकली आपकी रेड टीमिंग की स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं नमान मुस्तफा, मेरी डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है, आई हैव कंप्लीटेड सीए थ्योरी एंड नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द सीए प्रैक्टिकल, सर हाउ कैन आई गेट जॉब इन द साइबर सिक्योरिटी फील्ड। यार ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका बहुत बार मैं जवाब दे चुका हूँ। अगेन दोबारा यही कहूंगा, आप नेटवर्क्स भी पढ़ो सीएच के साथ, थोड़ी बहुत छोटी सी प्रोग्रामिंग भी पढ़ लो, थोड़ा बहुत डेटाबेस भी पढ़ लो, इंशाल्लाह ताला आपकी जॉब लग जाएगी। अच्छा, बेसिक स्टार्ट कहाँ से करें इसके अंदर आने के लिए, तो भाई बेसिक स्टार्ट मैं बता चुका हूँ। अगेन भाई, सीसीएनए पढ़ें आप, साथ साथ पुराना एमसीएस से पढ़ें, 2008 वाला, 2012 2016 वाला एमसीएस से पढ़ें, ठीक है। उसमें डिफरेंट सर्वर्स हैं, वो आप बनाएं, वीएम्स के ऊपर अपनी लैब्स बनाएं, गिटहब के ऊपर मल्टीपल इमेजेस अवेलेबल हैं, github.com के ऊपर जाएं, वहां पर आप वीएम सर्वर्स लिखें, इमेज लिखें, आपको पुराने 2008, आपके पास 12 और 16 के इमेजेस मिल जाएंगे, और उन इमेजेस को वीएम के ऊपर बना के यूज कर सकते हैं। तो उसको आप चलाएं, प्रैक्टिस करें और गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि फ़र्ज़ करें मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम है जो कंप्रोमाइज़ होता है, जी और जी वो एक एम्प्लॉई मतलब उस पे काम कर रहा है, सिस्टम कंप्रोमाइज़ है, अब वो रनिंग हालत में है, मीन नेटवर्क पे भी है और वो कंप्रोमाइज़ भी है इस टाइम। तो अगर हम उसकी फोरेंसिक करना चाहेंगे तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा कि एक उसकी जो स्टेट अभी एक्टिव है, जो मतलब वो कंप्रोमाइज़ है, किसके साथ आगे कनेक्टेड है, कहाँ से कनेक्शन उसका बन रहा है, ये चीज़ें भी हम मतलब आगे देखना चाह रहे हो, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा कि हम ये सारी स्टेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रिजर्व कर सकें। उसके लिए आपको अमजद भाई सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा अपने एनवायरनमेंट में इंसिडेंट रिस्पांस का पूरा स्ट्रक्चर। इंसिडेंट रिस्पांस का स्ट्रक्चर में भी मैंने आपको दिखाया भी था और मैंने बताया भी था। इंसिडेंट रिस्पांस का ये काम होता है कि सबसे पहले डेफिनेटली जब भी कोई क्राइम होता है तो डायरेक्ट किसी को फांसी तो नहीं होती ना, एफआईआर कटती है सबसे पहले, और एफआईआर में भी सबसे पहले कच्ची एफआईआर होती है। उसको पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर पक्की की जरूरत होती है तो फिर उसको उसको पक्की की तरफ जाया जाता है। तो यहाँ पर आईआर आपके पास डेवलप होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। डेफिनेटली वो कंप्रोमाइज हुआ है तो उसका कोई ना कोई अलर्ट, कोई ना कोई कनेक्शन या कोई ना कोई लिंक तो एस्टेब्लिश हुआ होगा, और आपके पास सिक्योरिटी के डिफरेंट टूल्स होंगे, कोई ना कोई सीम का टूल होगा, कोई ना कोई एक्सडीआर का टूल होगा, कोई ना कोई सौर का टूल होगा, या कोई ना कोई थ्रेड इंटेलिजेंस आपने परचेज की हुई होगी। कहीं ना कहीं से तो पता चलेगा ना आपको कि यार ये अलर्ट जनरेट हुआ है या कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रिगर कर रही है, तो कहाँ से कर रही है, तो आप वहां से एक्शन लोगे। उसके बाद फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पॉलिसी प्रोसीजर का आर्किटेक्चर बना होगा, जहां से आप उसे ब्लॉक करोगे, रिस्ट्रिक्ट करोगे, और सबसे पहले तो आप उसे कंटेन कर लोगे और अपने पास वो सिस्टम कस्टडी में ले लोगे, और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दोगे। ये वाला पार्ट है। सर अस्सलाम वालेकुम फात भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। फात भाई फैसल बात कर रहा हूँ जी आपके फैसल भाई, साथ कैसे हैं? थैंक यू सो मल्टीपल। मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप अच्छा, बताएं आप ठीक जब हैं, खैरियत से हैं फैसल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल एंगेजमेंट्स रही हैं आपके साथ, प्रोफेशनली भी प्रैक्टिकली भी। ये हमारे अमजद भाई ने एक सवाल पूछा था और आपने उसका एकदम कंप्लीट आंसर दे दिया, कोई गुंजाइश तो बचती नहीं है। नहीं उसमें एक नहीं, चीज़ बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। आपका एक्सपीरियंस है फैसल, आप माशाल्लाह मेरे भाई चैंपियन नहीं नहीं आदमी है। सर, आपसे फैसल मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं। फैसल इट्स वन ऑफ द लीडिंग सीनियर कंसल्टेंट इन इंसिडेंट रिस्पांस एंड थ्रेट हंटिंग राइट नाउ। ही प्ले अ वाइटल रोल। इट्स वन ऑफ द लीडिंग बैंक इन कराची इन पाकिस्तान and having a lots of great experience and expertise in the SIEM and the XDR and EDR solution, as well as he have a lot of great expertise in SIEM. So it's really an honor for us, Faisal Zaidi bhai, with us जी in भाई। our session. It's really honor for us. Thank you, Faisal. Please.
जज़ाकल्लाह फ़ाद भाई। अच्छा अमजद भाई, फ़ाद भाई ने तो एकदम कंप्लीट आंसर दिया है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, फ़ाद भाई ने जैसे वर्ड यूज़ किया था कंटेनमेंट का, वो बिल्कुल राइट अप्रोच थी। जैसे भी आपको लगे कि आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, आपके पास आईआर टीम होनी चाहिए, इंसिडेंट रिस्पॉन्स की टीम होनी चाहिए, जो सिस्टम को फर्स्टली वो कंटेन करे। कंटेन करने का मकसद ये है कि जो हैकर ने जो आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो आगे पेनिट्रेट ना करे। कहीं ऐसे क्रिटिकल सिस्टम में मज़ीद पेनिट्रेट ना कर जाए, जिसमें आपकी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन रखी है। स्पेशली अगर बैंक्स के सिस्टम्स होते हैं, उसके अंदर अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए सबसे पहले कंटेन किया जाता है सिस्टम को, कि उसको नेटवर्क से हटाया जाता है, ताकि वो मज़ीद पेनिट्रेट ना करे। और देन फिर उसकी डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म की जाती है। आइसोलेशन का एक स्टेप होता है, आइसोलेट करना नेटवर्क से। यही एक रीज़न होता है कि मज़ीद पेनिट्रेट ना करे और उसको वहीं के वहीं रोक दी जाए, जो भी चीज़ें हैं। देन पे उसकी फाइल रिकवरी, और फाद भाई ने भी अपनी प्रेजेंटेशन में एक फाइल रिकवरी की बात करी थी। प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। थैंक यू सो मच, ग्रेट ग्रेट, ज़बरदस्त। डेफिनेटली नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फैसल भाई का एक अपना एक्सपीरियंस है, इन्होंने भी बड़ा एक बेहतरीन आर्किटेक्चर शेयर किया। और इन सब का जो मेन की पार्ट है वो इंसिडेंट रिस्पॉन्स है। अगर आप इंसिडेंट रिस्पॉन्स को फॉलो नहीं कर रहे तो आप कभी भी फॉरेंसिक्स का स्ट्रक्चर डेवलप कर ही नहीं सकते। साइबर सिक्योरिटी में फॉरेंसिक्स नेक्स्ट लेवल स्टेप है, सॉक के बाद का स्टेप है। देखें, कोई भी अटैकर अगर आपके घर पे आएगा तो डायरेक्ट ड्राइंग रूम में आके वो खाना तो नहीं खाएगा ना आपके साथ मेरे भाई। डेफिनेटली आप उसे रोकेंगे, पता चलेगा भाई घर पे अटैक हुआ है, शोर हो रहा है, कोई ना कोई पैनिक क्रिएट हो रहा है आपके घर के अंदर, तो आप खाना तो नहीं खाओगे ना सुकून से बैठ के। डेफिनेटली आप भी अलर्ट हो जाओगे फौरन। तो जब भी कोई अगर अटैक होगा तो डिजिटल फॉरेंसिक्स और सॉक आपके साथ ज्वाइंटली काम करता है, तो वो इमीडिएट एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे ही सॉक के ऊपर इस तरह की कोई उसको इन्फॉर्मेशन नजर आ रही होती है तो वो अपना स्टेप्स को फॉलो कर रहा होता है। तो आई होप ये पूरा कवर कर लिया हमने अमजद भाई। कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन करें, देन फिर हम लोग अपने सेशन की तरफ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा आप लोग सब माशाल्लाह एक प्रोफेशनल लोग हो, और ये किस तरह के आप लोगों ने निक रखे हुए हैं, क्राफ्ट अमेजिंग, एडमायरेबल मी। अल्लाह के बंदो, जब इंटरनेशनल लेवल पे इंटरव्यू दोगे जी टॉक पे तो इस निक के साथ जाओगे। मैं तो ऐसे बंदे को ऑनेस्ट स्पीकिंग एज अ काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं तो बंदे को ही डिलीट करके रिमूव कर दूं, उसका सेशन ही ना लूं। कोई फोटो कलेक्शन रखा हुआ है, किसी ने स्नो डाउन रखा हुआ है। अल्लाह के बंदो प्रोफेशनल लोग हो भाई, नाम रखो, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। कम से कम एक प्रोफेशनल लुक तो आया। आप एक इंटरनेशनल सेशन पे बैठे हुए हो तो कम से कम आपका नाम तो रिफ्लेक्ट करे कि आप किस नाम से। अगर मुझे किसी को हायर करना है, मैं तो नाम देख के हायर कर लूंगा बंदे को। जी तो जी ये सर, चीजें थैंक यू। नोट की जाती हैं। जी प्लीज। एक्चुअली सर क्या है कि आई हैव मैनी सो गूगल अकाउंट्स, तो उनमें से ये एक स्नोडन के नाम से जीमेल थी, तो वो उसी के ऊपर है, ये गूगल क्लासरूम ज्वाइन हो गया। अच्छा, सो क्वेश्चन माय कीजिए नेम प्लीज। इज यस सर, माय नेम इज मलिक हुज़ैफा आरिफ, एंड मैं एक्चुअली बस फीडबैक देना चाह रहा था आज की जो वर्कशॉप थी। एंड काफ़ी अच्छी रही है वर्कशॉप, और काफ़ी सीखने को मिला आपसे फोरेंसिक्स के हवाले से जो स्टेप्स थे। और वैसे भी काफ़ी मैं ये चीज़ लर्निंग को कर रहा था, सीखने को ट्राई कर रहा था कि मैं इसको अच्छे से जानूं और अच्छे से इसकी मेथडोलॉजीज़ को समझूं। सो आपने काफ़ी अच्छे से समझाया है माशाल्लाह। एंड जो आपने रोड मैप प्रोवाइड किया, जैसे कि आपने वो सेंस का बताया था कि उनमें काफ़ी उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के हवाले से फ्रेंसिस को भी डाला हुआ है। सो इंशाल्लाह उनको देखेंगे, नोट डाउन कर लिया, एंड देन इंशाल्लाह अच्छा फ्रेंसिस के अंदर भी अपना एक कंट्रीब्यूशन करेंगे। सो थैंक यू थैंक सर यू, थैंक यू, आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई। सर हेलो जी 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 जी। सर, जैसे आपने बताया कि डिजिटल फॉरेंसिक्स में एक्टिव डायरेक्टरी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसी सीन में कि रेड टीमिंग में भी एक्टिव डायरेक्टरी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम आपकी गाइड चाहिए थी कि हम एक्टिव डायरेक्टरी किस प्लेटफॉर्म से पढ़ें जहाँ से हम डिटेल में उसे पढ़ सकें और एक्टिव प्रैक्टिस। डायरेक्टरी के लिए आप MCSA का कोर्स है 2012-8 का, कोई भी पुराना ट्रैक उठा लें और वहाँ से आप एक्टिव डायरेक्टरी की पूरी ट्रेनिंग अवेलेबल है। तो उसको अगर आप ले लोगे तो पूरा आपको एक्टिव डायरेक्टरी बनाना आ जाएगा, और यूट्यूब पे पूरी एग्जाम्पल मौजूद है। ये मैं कुछ लिंक भेज रहा हूँ, डिजिटल फॉरेंसिक्स के वन ऑफ द की लिंक्स हैं, ये मैं ग्रुप के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप दुआ देंगे। इसमें कंप्लीट डिजिटल फॉरेंसिक्स का पूरा आर्किटेक्चर है, 0 से लेकर 10 तक। जो लोग सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में डिजिटल फॉरेंसिक्स का मेन की रोल और मेन की पार्ट है। तो इसको आप देखें, मैंने चैट पे आपको लिंक दिया है, तो इस लिंक को अपने पास सेव कर लें और आप इसको वेरीफाई और टैली कर सकते हैं।
तो आप लोग बताइए, आप कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज। एंड सर, ये जो स्लाइड्स एंड बुक जो आपने कहा था एक विंडोज फोरेंसिक्स के हवाले से, वो शेयर कर सकते हैं या वो हम नेट से डाउनलोड कर लें? मैं शेयर भी कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। बेतहाशा डेटा है मेरे भाई, हम जी इतना डेटा जमा कर करके, बात ये कि हम पढ़ते ही नहीं है, ये डाउनलोड तो कर एग्जैक्टली लेते हैं शौक से। बट ऐसा ही है। सवाल ये है कि अभी जो मैंने आपको डेटा दिया है, ये इतना वन ऑफ द बेस्ट डेटा है कि अगर आप इसको भी पढ़ना शुरू करें तो साल में भी इसको खत्म नहीं कर सकते, बिल्कुल इतना ऐसा ही है बेहतरीन सर, डेटा है ये। माशाल्लाह से ऐसा ही है तो आप एग्जैक्टली। इस डेटा को कॉपी करें और इस डेटा को अपने साथ आप सेव करें, और डिजिटल फॉरेंसिक्स का कंप्लीट रोड मैप के साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जी इसमें। जी, मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, देन फिर हम अपना सेशन वाइंड अप करें। और काइंडली प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हमारे पास सेशन की डिटेल इंफॉर्मेशन पता चले। प्लीज ग्रुप पे भी इंफॉर्मेशन दीजिएगा और यहाँ पे भी प्लीज। थैंक यू। आई होप सबके क्वेश्चंस आंसर्ड हो गए। थैंक यू सो मच फैसल, और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दानिश एंड कंप्लीट टीम, एंड आई एम रियली ऑनर कि आपने बेहतरीन रखा। जी 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 अरशद। जी सर, मेरा एक सवाल था। असल में बीच में सेशन से मैं आउट हो गया था, कुछ कनेक्टिविटी के मसले मसाइल थे। तो ये जी वीडियो जी, लेक्चर जो आपका था, ये कहीं अवेलेबल हो रिकॉर्डेड फॉर्म में? ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। ये दानिश ये कर रहे होंगे तो दानिश आपके साथ शेयर कर देंगे बाद में ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ है, आज के टॉपिक से थोड़ा सा हटके लेकिन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जी जी जीआरसी में अगर कोई जाना चाह रहा है बिल्कुल स्क्रैच से ना, मेरा ताल्लुक आईटी की फील्ड से, लेकिन मैं साइबर सिक्योरिटी से लिंक नहीं करता, नेटवर्क साइड पे मेरा एक्सपीरियंस है। मैं चाह रहा हूँ जीआरसी की तरफ मूव होना, तो मुझे ज़रा करियर पाथ बता दें, कहाँ से स्टार्ट लें, क्या करें, और ताकि हम अपनी मतलब मंजिल पे पहुँच सकें जीआरसी की फील्ड में। जीआरसी के लिए सबसे पहले आप आईएसओ के ट्रैक को फॉलो करें, और आईएसओ 27001 और 2 जो लीड इम्प्लीमेंटर और लीड ऑडिटर है उसके कोर्स करें। उसके बाद फिर आप निस्ट का कोई एक आध कोर्स कर लें, और फिर इसके बाद आप कोई भी पॉलिसी स्टैंडर्ड से रिलेटेड ले लें। मिसाल के तौर पे ITIL कर लें, कोबोल्ट कर लें, कोबोल्ट के साथ आप आईएसओ कर लें, तो आपका एटलीस्ट एक इनिशियल फंडामेंटल लेवल पे जीआरसी की इनरोलमेंट हो जाएगी किसी भी वेंडर पार्टनर या किसी भी कंसल्टेंट के पास। बाकी आईटी का बैकग्राउंड है आपके पास तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ITIL कर लें आप, उसके साथ आप कोबोल्ट कर लें, कोबोल्ट के साथ आप जो है ISO 27000 कर लें, लीड इम्प्लीमेंटर और लीड ऑडिटर, तो उसके लिए आपके पास एक पाथ अंदर एंट्री गेट बन जाएगा। अच्छा सर, अगर इसके अंदर सीसा करके अगर इसमें आना चाहें, क्योंकि मेरा एक दोस्त है मेरे साथ ही, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ही था वो, तो वो सीसा करके अभी KPMG में एज आईटी ऑडिटर लगा है। तो ये जीआरसी और आईटी ऑडिटर आपस में एक साथ ही अलग अलग फील्ड है? जरा काइंडली थोड़ा ये एक्सप्लेन अलग कीजिए। डोमेन है, ऑडिट एक अलग डोमेन है, जीआरसी एक अलग डोमेन है। ऑडिट आपका डेफिनेटली ऑडिट करता है किसी भी टेक्नोलॉजी को, और जीआरसी जस्ट पॉलिसी प्रोसीजर और स्टैंडर्ड्स क्रिएट करते हैं और मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, एंड नथिंग एल्स। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक। बट मैं फात भाई की बात को आगे कंटिन्यू करूंगा। आप सीज़र का भी एक बात देख सकते हैं। मजीद इसके अंदर जो फात भाई ने चीज़ें बताई उसमें आप प्लस आप एक सीज़र भी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप ऑडिट साइड को फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप जीआरसी साइड के लिए फोकस कर रहे हैं तो दैन वो फिर फात भाई वाला पार्ट भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सीसा के अंदर असल में सीसा बहुत कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए मैंने सीसा शेयर नहीं किया था। सीसा की कॉस्ट है, आपको पता है, $700-800 है, वो बंदा कहाँ से पे करेगा। और फिर उसकी मेंबरशिप मेंटेन करना, उन सब चीजों को कैरी ऑन करना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैंने सीसा शेयर नहीं करता। आईएसओ फिर भी एक थोड़ी सी लो कॉस्ट सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग है, तो आप आसानी से बेयर कर सकते हैं। बाकी आप सीसा, फैसल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सीसा कर रहे हैं, बिल्कुल करें, सीसा भी करें, सीजन भी करें। डेफिनेटली वो टूवर्ड्स आपको इसी रोड मैप और रोड पाथ पे लेके जाते हैं। अच्छा सर, इसमें एक सवाल था, अगर सर्टिफिकेशन बंदा नहीं करता तो फिर भी चल सकता है इसमें साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, या कंपलसरी है सर्टिफाइड होना? यार सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की, अब अगर कुछ कंपनी नहीं लेती रिक्वायरमेंट तो आप वहां जा सकते हो, जो लेती हैं फिर आपको देने पड़ेगा फिर वहां के लिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।